नमस्कार, लाख टकी की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। लाख टकी की बात में सबसे पहले बात होगी प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया दाव की, जिसे मोदी का ट्रंप के टैरिफ पर सीधा जवाब माना जा रहा है। और उसके बाद बात करेंगे 2027 के चुनाव को लेकर एसपी संगठन में बदलाव की संभावना की। क्या कुछ बदलने वाला है, बताएंगे आप। और फिर आपको बताएंगे बीजेपी का पंचायत चुनाव को लेकर क्या प्लान है, कैसे त्रिस्तरीय चक्रव्यूह तैयार किया गया है। और साथ ही बात होगी बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में कोई जमीन तलाशने की कोशिश में जुटी कांग्रेस की। अब देखते हैं खबरें विस्तार के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे शुद्ध स्वदेशी बाउंसर मारा है। कैसे पीएम मोदी का वोकल फॉर लोकल अभियान भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ ट्रंप के टैरिफ को करारा जवाब है, ये रिपोर्ट देखिए। ट्रंप के टैरिफ टेरर को बेअसर करने के लिए पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया। मन की बात के 125वें एपिसोड में वोकल फॉर लोकल को फिर से जोर शोर से उठाया। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि त्योहारों में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें और गर्व से कहो, ये स्वदेशी है। उन त्योहारों में आपको स्वदेशी की बात कभी भी भूलनी नहीं है। उपहार वही जो भारत में बना हो, पहनावा वही जो भारत में बुना हो, सजावट वही जो भारत में बने सामान से हो, रोशनी वही जो भारत में बनी झालरों से हो, और भी ऐसा बहुत कुछ। जीवन की हर जरूरत में सब कुछ स्वदेशी हो। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। पीएम मोदी ने 5 साल पहले 12 मई 2020 को पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी और वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था। ये दूरदर्शी सोच आज ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा हथियार बन रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और अगर 140 करोड़ भारतीय स्वदेशी सामान अपनाएं तो टैरिफ का असर कम होगा और हमारी अर्थव्यवस्था को नया बल भी मिलेगा। इस भाव को लेकर हमें आगे चलना है। एक ही मंत्र वोकल फॉर लोकल, एक ही रास्ता आत्मनिर्भर भारत, एक ही लक्ष्य विकसित भारत। साथियों, इन खुशियों के बीच आप सभी स्वच्छता पर जोर देते रहें, क्योंकि जहां स्वच्छता है वहां त्योहारों का आनंद भी और बढ़ जाता है। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में पीएम मोदी ने इसे अवसर में बदल दिया। स्वदेशी अपनाने से न केवल हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि लाखों कारीगरों, छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप्स को नई उड़ान मिलेगी। खादी, हस्तशिल्प, आयुर्वेदिक उत्पाद और मेक इन इंडिया ब्रांड्स अब गर्व का प्रतीक बन रहे हैं। पीएम मोदी का ये मंत्र गर्व से कहो स्वदेशी है, हर भारतीय को जोड़ रहा है। ये सिर्फ खरीदारी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत करने का आवाहन भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। चीन में इन दिनों दो महाशक्तियों का महामिलन हो रहा है। मोदी जिनपिंग की मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें हैं। खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टेंशन बढ़ गई है। संदेश साफ है कि भारत और चीन प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि सहयोगी साझेदार है। साथ ही दोनों देशों के आपसी सहयोग और साझेदारी से 21वीं सदी को एशियाई सदी बनाया जा सकता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तियानजिन से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की बड़ी तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, जहां 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की धरती पर पहुंचे। शानदार स्वागत के बाद जब मुलाकात शुरू हुई तो फिर रिश्तों में नई गर्माहट साफ झलकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का 2 तरफा बातचीत की मेज पर यूं साथ बैठना महज 1 घंटे की मीटिंग तक ही नहीं सिमटा हुआ है, बल्कि आने वाले वक्त में दुनिया किस तरफ घूमने वाली है, इसका खाका भी तैयार होता दिखा है। बैठक में पीएम मोदी ने संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। बॉर्डर विवाद का मसला भी उठा।
जिस पर पीएम ने कहा कि जो समझौता हुआ है उसके बाद से सीमा पर शांति का माहौल बना हुआ है। जिक्र फिर से शुरू हुआ कैलाश मानसरोवर यात्रा का और जल्द बहाल होने वाली सीधी उड़ान का भी। पीएम मोदी ने दोनों मुल्कों की आबादी का जिक्र करते हुए भी एक बड़ा संदेश दे दिया। पिछले वर्ष कयान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात से कहीं ज्यादा ये मुलाकात मौजूदा दौर की उन हलचल के लिहाज से बेहद अहम है जो ट्रंप की खींची टैरिफ की दीवार ने पैदा की है। इसीलिए जब शी जिनपिंग बोले तो उन्होंने भी कह डाला कि बैठक ऐसे दौर में हो रही है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात अस्थिर हैं और दुनिया बदलाव के दौर से गुजर रही है। तब ड्रैगन यानी चीन और हाथी यानी भारत का एक साथ आना बहुत जरूरी है। इतिहास गवाह है कि भारत और चीन के दरमियान रिश्ते कभी भी एक जैसे नहीं रहे। बावजूद इसके मुलाकात में शी जिनपिंग ने मोदी की बात को दोहराते हुए कहा कि दोनों देशों को दोस्त और एक अच्छा पड़ोसी बनना है। पीएम मोदी की तरह ही शी जिनपिंग ने भी खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि भारत और चीन दुनिया की दो सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। पिछली मुलाकात हुई थी कजान रशिया में ब्रिक्स समिट की साइडलाइंस पे और तब जैसा कि प्रेस में और डिप्लोमैट्स कहते हैं एक थॉ हुआ था, बर्फ पिघलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी। अब बात की जा रही है रीसेट की, कॉशियस रीसेट, क्योंकि चीन के साथ जो हमारी हिस्ट्री है वो इट्स फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, तो पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। पर जिस तरह की पृष्ठभूमि है ग्लोबली, जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त है, उसमें चीन के साथ भारत का काम करना आवश्यक है। और पिछली जो प्रधानमंत्री की विजिट थी चाइना में वो थी वुहान में और 7 साल पहले थी और तब से अब तक काफी बदलाव आया है दोनों देशों में भी और जो लार्जर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है उसमें भी। कभी दोस्ती तो कभी तकरार से भरे रिश्तों के इतिहास में इस वक्त वो घड़ी आई है जब दोनों ही देशों को एक दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सामने जिद्दी ट्रंप टैरिफ को हथियार बनाकर खुलेआम आर्थिक जंग का ऐलान कर चुके हैं। अब इस जंग में जीत उसी की होगी जो सही समय पर सही जगह से सटीक दाव चलेगा। और मोदी का चीन पहुंचना और शी जिनपिंग से मुलाकात करना ऐसा ही एक दाव है। लखनऊ में विमुक्त जाति दिवस का आयोजन हुआ जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। ये कार्यक्रम भागीदारी भवन के सभागार में आयोजित किया गया, जहां सीएम ने विमुक्त और घुमंतु जातियों के उत्थान के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। रिपोर्ट देखिए। 31 अगस्त को मनाए जाने वाले इस विमुक्त जाति दिवस का अपना ऐतिहासिक महत्व है। 1952 में भारत सरकार ने ब्रिटिश काल के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को समाप्त किया था, जिसने इन समुदायों को आपराधिक घोषित कर उनके अधिकार छीन लिए थे। आज उत्तर प्रदेश सरकार इन 59 विमुक्त और 29 घुमंती जातियों को सम्मान दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, इन समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। घुमंतु जातियों के लिए विशेष बोर्ड गठित होगा जो उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान पर काम करेगा। बंजारा, नट, कंजड़, ये सभी को एक बनवा करके और इन सभी के लिए जमीन के पट्टे, मकान, ये लोग वहां बटे, इनके लिए कॉलोनी बनाएंगे, मकान की कॉलोनी बन सके। ये सुविधाएं होनी चाहिए। मुगल काल से संघर्षरत इन समुदायों को सरकार की योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। नट, बावरी, कंजर जैसे समूहों को कौशल प्रशिक्षण और स्टार्टअप्स के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। कार्यक्रम में जहां विकास योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई, उसमें इन जातियों तक इन सुविधाओं के पहुंचाने पर भी जोर दिया गया, जिससे जैसे शामली का मॉडल, जैसे शामली के अंदर हुआ है या बनटांगिया का जो मॉडल हम लोगों ने बनाया है, हर प्रकार की सुविधाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ मिल सके और आजादी का सही अनुभव न केवल इनको बल्कि सरकारी नौकरियों में, शासन की सुविधाओं में इसका लाभ इन्हें प्राप्त हो सके,
यह एहसास आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिलाने की आवश्यकता है। विमुक्त जाति दिवस का उद्देश्य समाज को इन समुदायों की गरिमा और योगदान की याद दिलाना है। योगी सरकार का भी संकल्प है कि कोई भी वर्ग पीछे ना रहे। एकता और समावेश से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। बिहार चुनाव में वोट अधिकार यात्रा में भाग लेने के बाद लखनऊ वापस लौटे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव व पार्टी के संगठन में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। उदासीन लोगों को किनारे और सक्रिय लोगों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और क्या कुछ बदलने वाला है, रिपोर्ट देखिए। सत्ताईस के चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनको सम्मान दिया जाएगा। जो लोग पार्टी में उदासीन बने हुए हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अलग अलग संगठनों को लेकर अखिलेश यादव जल्द बड़ा फैसला कर सकते हैं। 2027 को धार देने के लिए अगर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो कोई नई बात नहीं, लेकिन जिनको अगर हटाया जाएगा या जिनको दूसरी जिम्मेदारी दी जाएगी तो ऐसा नहीं कि उनको हटा दिया जाएगा। उनको कहीं ना कहीं पदोन्नत करते उनको एक मजबूत जिम्मेदारी दी जाएगी जिससे हमारा 2027 का चुनाव जो है वो आसान हो। और ये तो प्रक्रिया सभी पार्टियां करती हैं, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेष अधिकार है। आगामी चुनाव को देखते हुए एसपी सभी राजनीतिक कदमों को उठा लेना चाहती है जो उसे फायदा पहुंचाएं। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ साथ संगठन पर भी विशेष जोर दे रही है, क्योंकि उसकी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है और बीजेपी का संगठन यूपी में ज्यादा मजबूत नजर आता है। चुनाव जीतने के लिए जरूरी है कि इनमें एक तब्दीली की जाए, संगठन को रिसफल किया जाए, नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाए, जो लोग लापरवाह हैं उनको हटाया जाए और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रमोशन दिया जाए ताकि वो और ज्यादा बेहतर ढंग से अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकें। पार्टी में जिन लोगों के पर कतरे जाने हैं उन लोगों को समाजवादी पार्टी दूसरी जगह पर भी एडजस्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि राजनीति में किसी को नाराज करके सियासी लाभ नहीं लिया जा सकता। खबरें यहाँ तक हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आनुवंशिक संगठन यानी समाजवादी पार्टी के मुख्य विंग के साथ साथ दूसरे विंग जो काम करते हैं उन पर कैंची चला सकते हैं, उनकी प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर सकते हैं, साथ ही संगठन से जुड़े लोगों को चुनाव में इस्तेमाल कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चाहते हैं कि संगठन के तमाम लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं अब वो चुनावी मूड में आ जाएं। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18। 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जाने वाले 2026 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी में बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। प्रदेश से लेकर वार्ड स्तर तक त्रिस्तरीय चक्रव्यूह बनाते हुए बीजेपी ने मिशन पंचायत चुनाव शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर और वार्ड तक 4,500 पार्टी पदाधिकारी की टीमें गठित कर दी हैं। 1,65,000 बूथों और साथ ही 1,918 मंडलों पर मजबूत टीमों के सहारे पार्टी किलेबंदी कर रही है। चुनावी कमान प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह को सौंपी गई है, जिनके साथ में प्रदेश महामंत्री और एमएलसी सुभाष यदुवंशी प्रदेश स्तर पर राजनीति संभालेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की दृष्टि से बैठक हुई प्रदेश में। हम लोगों ने अपनी प्रदेश की टोली बन चुकी है, क्षेत्र की टोली बन गई है, जिले में संयोजक सह संयोजक बन गए हैं। अभी जो जिला पंचायत के वार्ड हैं उनके भी संयोजक सह संयोजक बनाएंगे। वोट बनाने का काम चल रहा है। सामान्यतः प्रधान प्रत्याशी, प्रधान का चुनाव लड़ने वाले बीडीसी सभी लोग उसमें लगते हैं, तो सबका वोट बन जाए। अभी बीएलओ घर घर जा रहे हैं, तो उस पर भी हम लोग का पूरा ध्यान है कि सभी लोगों का वोट बन जाए। बीजेपी ने तय किया है कि जिला पंचायत सदस्यों और ब्लॉक प्रमुख चुनावों में अपना सिंबल कमल नहीं देगी, बल्कि समर्थित प्रत्याशियों को मजबूती से चुनाव लड़ाएगी। प्रधानी और बीडीसी में भी कमल सिंबल नहीं, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए पार्टी प्रत्याशी घोषित करेगी। यूपी के करीब 3,000 जिला पंचायत सदस्य और 750 ब्लॉक प्रमुख चुनावों में दलित और ओबीसी बिरादरियों के अधिकांश प्रत्याशियों को समर्थन देकर बीजेपी बड़ी चुनावी घेराबंदी करेगी। भारतीय जनता पार्टी इस बार सिंबल
नहीं दे रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई है कि पंचायत चुनाव में, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो, उसमें कमल सिंबल नहीं मिलेगा प्रत्याशी को। सिर्फ पार्टी समर्थन देगी उस प्रत्याशी को जो चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारे जाएंगे, और प्रधान और बीडीसी के चुनाव से भारतीय जनता पार्टी दूर रहेगी। पार्टी का फोकस ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों पर हस्तक्षेप न करने पर है, ताकि स्थानीय विवादों से बचा जा सके। इसके बजाय केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को मतदाता सूची में जोड़ने का अभियान चल रहा है। पंचायत चुनाव विधानसभा का सेमीफाइनल है और बीजेपी इसे जीतकर 2027 की राह आसान बनाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में राहुल गांधी की जन अधिकार यात्रा से बने माहौल के बाद कांग्रेस और यूपी में भी अपने पक्ष में माहौल बनाने की कवायद में कांग्रेस जुट गई है। इसके तहत बिहार के बाद राहुल गांधी यूपी में भी कई यात्राओं के जरिए जनता से सीधा संवाद करेंगे। सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ यूपी में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस भी संगठन में ओवरहालिंग अभियान के तहत जिला शहर कमेटियों के गठन के बाद ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर पर मजबूत संगठन बनाने में जुटी है। बिहार के बाद कांग्रेस यूपी में भी कई बड़े कार्यक्रम और अभियानों को चलाएगी। राहुल गांधी भी यूपी में यात्रा कर वोट चोरी, जातीय जनगणना और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम करेंगे। जैसे ही बिहार चुनाव खत्म होगा, उत्तर प्रदेश की भी सरगर्मी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में जो वोट चोरी का मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी का मामला है, उत्तर प्रदेश में जो जाति जनगणना का मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में जो दलितों, पिछड़ों, किसानों के सवाल हैं, इन सारे सवालों को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में लगेंगे। यूपी में कांग्रेस की तैयारियों को और ज्यादा धार देने के लिए पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी भी अगले महीने राहुल गांधी के साथ रायबरेली, अमेठी का दौरा कर सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए यूपी, बिहार की एक अहम भूमिका होगी। कांग्रेस पार्टी के लिए अगर राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अपनी पहचान बनानी है और जो खोई हुई ज़मीन वापस लेनी है, तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान उत्तर प्रदेश और बिहार का ही होने वाला है, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस का एक बहुत ही पुराना सत्ता में रहने का इतिहास रहा है। बिहार में तेजस्वी यादव के साथ जिस तरह राहुल गांधी ने माहौल बनाने की कोशिश की है, उसी तरह राहुल गांधी को यूपी में भी कांग्रेस की खोई जमीन तलाशने की। अब बिहार के बाद यूपी में भी राहुल गांधी कई यात्राएं कर सकते हैं। इस दौरान जहां कांग्रेस वर्तमान में चल रहे संगठन सृजन अभियान के तहत नवगठित संगठन का लिटमस टेस्ट करेगी, तो वहीं आगामी पंचायत चुनाव और मिशन 2027 को लेकर भी कांग्रेस विभिन्न मुद्दों को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आएगी। ऐसे में देखना ये होगा कि कांग्रेस की यह रणनीति आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना लाभ पहुंचा पाती है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। और बड़ी खबर लखनऊ से, कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की मीटिंग। अफसरों को सीएम योगी ने आदेश दिए हैं कि त्योहारों को लेकर अलर्ट रहा जाए। ये सीएम ने कहा है। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा प्राथमिकता रहेगी, ये भी सीएम ने कहा है। एंटी रोमियो स्क्वाड की गतिविधियां और सक्रिय हो। नवरात्र में शुरू होगा मिशन शक्ति का नया चरण। जन शिकायतों के समाधान में लापरवाही न हो। नवरात्र में मिशन शक्ति का नया चरण। तैयारी करें, त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य प्रभावी बनाए जाएं। साथ ही जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन जरूर किया जाए और जरूर उनसे इस बारे में जानकारी ली जाए। डेंगू से भी निपटने को लेकर जलभराव की निकासी की जाए। सफाई बहुत जरूरी है। नकली आधोमानक दवाओं को लेकर भी मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही प्रदेश में खाद की कमी नहीं होनी चाहिए। कालाबाजारी और जमाखोरी पर भी कठोरतम कार्रवाई होगी। इसके अलावा पीईटी परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता हर हाल में सुनिश्चित होनी चाहिए। तो ये 10 बड़े आदेश सीएम की तरफ से दिए गए हैं।
भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में मचा विवाद अब शांत होता दिख रहा है। लखनऊ के एक इवेंट में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के एक्ट्रेस अंजलि राघव की कमर छूने की घटना के बाद दोनों कलाकारों के बीच तनाव बढ़ गया था। लेकिन अब पवन सिंह ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली है। वहीं अंजलि राघव ने भी उन्हें माफ कर दिया है और कहा है कि वो इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पवन सिंह ने मांगी बैड टच के लिए माफी। एक्ट्रेस अंजलि राघव से हुई पवन सिंह की सुलह। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह और हरियाणवी मूल की भोजपुरी एक्ट्रेस अंजलि राघव के बीच बैड टच को लेकर छिड़ा विवाद पवन सिंह के माफी मांगने के बाद अब खत्म होता नजर आ रहा है। लखनऊ में एक इवेंट के दौरान पवन सिंह एक्ट्रेस अंजलि राघव की कमर गलत तरीके से छूते हुए नजर आए थे। घटना का वीडियो वायरल हुआ और मामला तूल पकड़ता गया। बाद में अंजलि ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि उस वक्त उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में एहसास हुआ तो बुरा बहुत लगा। निराश होकर उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने तक का ऐलान कर दिया था। मुझे नहीं पता कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए था और क्या करना चाहिए। आप लोग मुझे बताओ, मुझे इससे में क्या करना चाहिए। ये भोजपुरी में काम करने के मेरे साइड इफेक्ट थे जो मेरे साथ हुए। मैं अपने परिवार में, अपने हरियाणा में खुश हूँ। मुझे नहीं करना काम भोजपुरी में। अंजलि के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर पवन सिंह की जमकर आलोचना हुई। फैंस और दर्शकों ने इसे असंवेदनशील व्यवहार बताते हुए पवन सिंह को निशाने पर लिया। विवाद बढ़ते देख पवन सिंह ने इंस्टाग्राम पर स्टेटस डालकर माफी मांग ली। पवन सिंह ने लिखा, अंजलि जी, व्यस्त शेड्यूल के कारण मैं आपका लाइव नहीं देख पाया। मुझे जब इस बात की जानकारी हुई तो मुझे बुरा लगा। मेरा आपके प्रति कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था, क्योंकि हम लोग कलाकार हैं। इसके बावजूद अगर आपको हमारे किसी भी व्यवहार से तकलीफ हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पवन सिंह का माफीनामा सामने आते ही एक्ट्रेस अंजलि राघव ने भी इंस्टाग्राम पर ही उन्हें माफी देते हुए विवाद खत्म होने की बात कही। अंजलि ने इंस्टाग्राम पर लिखा, पवन सिंह जी ने अपनी गलती की माफी मांग ली है। वो मुझसे बड़े हैं और सीनियर आर्टिस्ट हैं। मैंने उन्हें माफ कर दिया है। मैं इस बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती। जय श्री राम। पवन सिंह और अंजलि राघव के बीच विवाद भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इस पूरे मामले ने भोजपुरी इंडस्ट्री में महिला कलाकारों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर एक नई बहस जरूर खड़ी कर दी।